हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज वो टाइम आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है जो आप पिछले बहुत दिनों से कह रहे थे भी सर स्टार्ट करो स्टार्ट करो। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर का जो नाम है वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसका आज अपने टॉपिक नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनके चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही है ये इंक्लूड, और आरबीएसई में चैप्टर नंबर सेकंड में है। एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करवा दूं यहाँ पे कि कई स्टूडेंट्स मेरे नोट्स देख के ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सर ने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रखा है। तो डिटेल में सिर्फ मैं इस कारण करवाता हूँ क्योंकि आपको मैं नोट्स से समझाना होता है सारा कुछ। नोट्स में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको ओनली समझाने के लिए मैं थोड़ी डिटेल में नोट्स बनाता हूँ, तो वो आप टेंशन नहीं लेनी है। मैं सब मुझे आपकी समझ से मतलब है भी आपको जो चीज़ मैं करवाऊँ वो आपके समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना है चैप्टर नंबर 2। साथ में यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने और नीचे 1+2+3+4। इसका क्या मतलब है कईयों को तो पता लग गया होगा, जिसको नहीं पता लगा उसको बता दूं कि चैप्टर नंबर जो 7 है, सॉरी चैप्टर नंबर जो 2 है, तो ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट है एक। जो तो यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं और ये चारों चैप्टर मिला के 7 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो आपका कोई फिक्स नहीं है अभी किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आए, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपके 4 चैप्टर स्टार्टिंग के मिला के 7 मार्क्स के हैं, तो अकेला दूसरा चैप्टर 7 का नहीं है, चारों मिला के हैं, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको एक दो चीज़ें फर्स्ट चैप्टर से आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट जो इसमें आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने किसको कह देते हैं भी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड वो बड़ा फील्ड होता है, वो बड़ा एरिया होता है जहाँ किसी अनदर चार्ज को अगर अपने लेके आए तो उस पर फोर्स लगे, फोर्स एक्सर्ट हो, उसको अपने क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दो नाम थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? ये वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे अपने को क्या बताती हैं? ई वेक्टर की डायरेक्शन बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बताती हैं भी। अगर मान लो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई भी चैप्टर जब अपने स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है उस चैप्टर से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, जो उस चैप्टर में काम आएंगी, वो क्वांटिटीज़ के बारे में अपने पढ़ना और उसकी अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन करते हैं, सब कुछ। तो वही चीज़ इस चैप्टर में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? तो जो फ्लक्स वर्ड है ना, फ्लक्स वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है नंबर या फिर अमाउंट। नंबर या अमाउंट को अपने क्या बोल देते हैं? फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स का मीनिंग तो पता लग गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने किसको कहेंगे वो देखो। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो समझो इस चीज़ को क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर वो जो क्या हो रहा हो थ्रू ए सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो ई लगा रखा है इसके परपेंडिकुलर आपने क्या रखा है? एक सरफेस रखा है, ठीक है ना। तो सरफेस आप ऐसे बोल सकते हो जैसे मान लो पेज ले रहे हो आप, आपकी बुक का एक पेज है तो वो एक सरफेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये सरफेस होता कैसा है? ये सरफेस ज़्यादातर अपने इंसुलेटर लेते हैं, ठीक है ना, इंसुलेटर मीडियम का लेते हैं। तो वो क्या होगा जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, कई जगह कंडक्टर भी हो जाता है लेकिन अपनी इंसुलेटर ही लेते हैं। तो ऐसा अपने एक सरफेस लेते हैं जिसका कोई क्या हो? एरिया हो। और उस सरफेस को रखना कैसे आपको?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, प्लेस करना है। तो इस सरफेस में से, इस क्लोज्ड सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस में से जितनी फील्ड लाइन जाएंगी, उस फील्ड लाइन के नंबर को अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं इसे, अपने 3D डायग्राम द्वारा आपको समझ आएगा। तो देखिए ये एक क्या है, सरफेस आपके पास, सरफेस मतलब जैसे शीट होती है ना, सरफेस का मतलब है वो होता है 2D में कोई चीज़ हो, 3D में ना हो, उसकी हाइट या फिर उसकी जो मोटाई है वो चीज़ ना हो उसमें, ठीक है ना। तो अब ये एक सरफेस है, एक शीट है मान लो, तो इसमें से ये वाली क्या पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। तो इन जो ये सरफेस है इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पासिंग थ्रू जो आप सरफेस रख रहे हो कैसा रखना, आपको परपेंडिकुलर सरफेस रखना है। अब परपेंडिकुलर तो डेफिनेशन आ गई इसकी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इसको परपेंडिकुलर ना रखें और किसी और एंगल पर रख दें तो क्या होगा, तो वो अपने देखते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी भी, कोई सरफेस रखना और उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, तो उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास आउट होंगी उसको अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है सेकंड नंबर पर, वो आती है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या इसको एस वेक्टर से अपने लिखते हैं। तो देखो क्या है कि जनरली एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया आपने पढ़ा है कि कोई भी एरिया लेते हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लेते हो, सिलेंडर का आपने एरिया पढ़ा है, या फिर आपने सर्कल का पढ़ा है, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन देखो बट इन फिजिक्स एरिया इज शोन एज वेक्टर फॉर्म। लेकिन फिजिक्स में अपने जो एरिया होता है उसको वेक्टर फॉर्म में भी शो करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको एरिया शो करना है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन तो होती है। तो वही चीज है कि दिस वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस एज शोन इन फिगर। यानी कि ये एक सरफेस रखा हुआ है, जैसा आपको ए बी सी डी एक सरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस सरफेस में क्या है कि इस सरफेस का अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो वो एरिया वेक्टर क्या करोगे आप कि इसके किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दोगे इस पर ऊपर। जैसे कि मैं आपको कहूँगी, आप जो अब मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल स्क्रीन भी एक सरफेस ही है, ठीक है ना। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा कि मोबाइल स्क्रीन से आपकी क्या करो, जिस आंखों से आप देख रहे हो उस आंखों की तरफ परपेंडिकुलर खींच दो, एक लाइन खींच दो मोबाइल से लेके आपकी आंखों की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर अपने क्या लेते हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। जैसे मान लो आप डायग्राम में देखते हैं, अपने जो डायग्राम अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे अगर अपने एरिया वेक्टर की बात करें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपने ये वाला लेंगे, ये जो ब्लैक में आपको दिखा रखा है ना, ये इसका एरिया वेक्टर है। और अगर मैं इसके पीछे वाले सरफेस की बात करूँ, देखो एक पेज के दो सरफेस होंगे, एक ऊपर वाला होगा और एक दूसरी साइड वाला। अब इसके जो पीछे का सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आप ऐसे लोगे, इस साइड लोगे। सरफेस के क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर लेना है और आउटवर्ड लेना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनवर्ड नहीं लेना भी। सरफेस का भी आप ऐसे ले लोगे, सरफेस के एक तो आउटवर्ड होना चाहिए और दूसरी चीज़ सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक ही पेज है, एक ही पेज के दो सरफेस हैं, एक साइड ये वाली और एक साइड इसके पीछे वाली। तो पीछे वाले का एरिया वेक्टर यानी एस वेक्टर इस साइड हो जाएगा और आगे वाले का एरिया वेक्टर आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो समझ आया एरिया वेक्टर आपको। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, एरिया वेक्टर समझ आ गया, इट इज़ डिनोटेड बाय एस वेक्टर और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एस वेक्टर। भाई अगर तो अपने पूरा एरिया ले तो उसको एस वेक्टर से शो करेंगे, और अगर कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें, स्मॉल एलिमेंट आगे काम आएगा। अगर एरिया का कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें, जैसे आपको ये सरफेस दिया हुआ है तो इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लें, इतना सा, जिसको अपने क्या बोल दें, डी एस बोल दें, तो वो डी एस पार्ट का एरिया वेक्टर भी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। डी एस वेक्टर आप ऐसे ले लोगे। तो कोई भी आपको, चाहे आपको स्मॉल एलिमेंट और चाहे पूरा सरफेस गिवन हो, दोनों का ही एरिया वेक्टर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा।
ठीक है। फिर चीज़ आती है एरिया वेक्टर पढ़ने का रीज़न क्या था। वो रीज़न ये था कि एरिया वेक्टर के बिना अपने फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, क्योंकि एरिया वेक्टर से फ्लक्स का फॉर्मूला अपने देते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए एरिया वेक्टर को पढ़ना जरूरी था। तो देखो क्या होता है कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अपने क्या करते हैं कि लेट ए सरफेस ए बी सी डी इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एज शोन इन फिगर, कि ऊपर जो आपको डायग्राम दिखा रखा है ना मैंने ये वाला, इसमें ए बी सी डी क्या है, एक सरफेस है। ये सरफेस कैसे प्लेस किया हुआ है, परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला सरफेस है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये वाली दिखा दी आपकी, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे क्या किया हुआ, सरफेस प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ तो 2D में मैंने बना दिया डायग्राम। चलो तो अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जो ई वेक्टर है वो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एरिया वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी इस एरिया में से जो पास होने वाली फील्ड लाइंस होंगी, जितनी फील्ड लाइन इसमें से पास आउट होंगी, वो देखो कैसे अपने कैलकुलेट करेंगे। इफ़ एस वेक्टर इज द area vector of this surface, then direction of s vector is perpendicular the surface as shown in figure। फिगर में आपको s वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रखी है। if theta is the angle between e vector and s vector, then electric flux is given by phi is equal to e dot s vector या e s cos theta। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और जो उसका एरिया वेक्टर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो या फिर इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दो। तो स्केलर प्रोडक्ट से आपको क्या मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। या इस स्केलर प्रोडक्ट को जब अपने ओपन करते हैं तो ई एस कोस थीटा फॉर्मूला आता है अपने पास। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहोगे भी सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कैसे निकालते हैं फैक्टर पे डिपेंडेंस, इसका फॉर्मूला देख लो आप भी, फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं बस उसी पे डिपेंड करेगा जो फॉर्मूले में आ रही हैं। तो अब देखते हैं अपने कि सो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एक एरिया वेक्टर पर और एक एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। यानी आपका जो सरफेस है वो कैसे प्लेस किया हुआ है। अगर मान लो कि ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस को क्या करूँ मैं, सीधा प्लेस कर दूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्या कर दूँ, सीधा प्लेस कर दूँ ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो ज़्यादा पास आउट होंगी, ठीक है ना, ज़्यादा पास आउट होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको टेढ़ा कर दोगे, जैसे मान लो इस 3D डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं कि इसको थोड़ा सा क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो अब जो ऊपर वाली फील्ड लाइन है वो सीधी चली जाएंगी। इसको और ज़्यादा टेढ़ा कर दो पीछे की तरफ तो और ज़्यादा फील्ड लाइन क्या होंगी, ऊपर से जाएंगी। मतलब जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते हो जो इसमें से क्रॉस होने वाली फील्ड लाइन्स हैं उनका नंबर भी चेंज होता है। तो उनका नंबर चेंज होने से मतलब क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। समझ आ गया ना कैसे करना है भी, इसको झुका दो, इसको पीछे की तरफ कर दो और इसको थोड़ा सा नीचे से आगे की तरफ कर दो, झुका दो थोड़ा सा। तो झुकाओगे तो ऊपर वाली जो फील्ड लाइन है जो इसमें से क्रॉस हो रही थी अब नहीं जाएंगी इसमें से। तो समझ आया थीटा पे कैसे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि 3 चीज़ों पे डिपेंड कर गया। अब 2 चीज़ें और आती हैं कि इट इज़ क्लियरली सीन दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ई वेक्टर और एस वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मिलती है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमेशा अपने को स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब आप कहोगे भी सर कैसे, तो जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, W इज़ इक्वल टू एफ वैक्टर और डॉट में यहाँ पे एस वैक्टर, एफ डॉट एस यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के डॉट प्रोडक्ट से अपने को वर्क मिलता था ना, वर्क प्रीवियस ईयर अपने पढ़ा था। तो ये वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो वही चीज़ है कि जो जब भी अपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट अपने को क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है इसमें, वो देखो कि जो द फॉर्मूला ऑफ फाई
कैन बी यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड शेप ऑफ सरफेस इज रेगुलर। यानी कि जो ऊपर वाला आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू कौन सा, ई डॉट एस वाला, ई वेक्टर और डॉट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस वेक्टर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी लगता है एक तो इस ई वेक्टर की वैल्यू इस सरफेस के लिए क्या हो, सेम हो हर जगह। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, वो उसकी वैल्यू क्या आए, एक कांस्टेंट आए, ठीक है ना, ई वेक्टर की वैल्यू चेंज ना हो। और दूसरी चीज़ की जो ये आपको सरफेस गिवन है इसका आप एरिया निकाल सको कोई ना कोई फॉर्मूला देके, या फिर जो आपकी सरफेस है वो रेगुलर शेप की हो। रेगुलर शेप मतलब रेगुलर शेप वो शेप्स होती हैं जिनका अपने सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जिनका अपने पैरामीटर निकाल सकते हैं, उनको रेगुलर शेप बोल देते हैं। तो जैसे रेगुलर शेप में क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा, आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, कोण आ जाएगा। जो रेगुलर शेप्स आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में वो सारी रेगुलर शेप हो तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब शेप ही आपको ऐसी दे दी मान लो, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ना ही इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो आप, ना ही इसका एक पर्टिकुलर कोई एस वेक्टर दे सकते हो भी, एरिया वेक्टर दे दो। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक मैंने इसी पे बनाया है कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम ना हो, और दूसरी चीज़ जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपका जो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस कहूँगा मैं, जो सरफेस है वो भी इरेगुलर शेप का हो, उसकी कोई फिक्स शेप ना हो, भी अपने फॉर्मूला लगा के उसका एरिया ना कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, कोई ऐसी शेप दी हुई हो। तो अपने मान लेते हैं कि लेट वी हैव ए सरफेस हुज शेप इज़ इरेगुलर। ये एक सरफेस है, इसकी शेप इरेगुलर है और इट इज़ प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो अपने को फील्ड लाइन दिखानी पड़ेगी, कहीं पे ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, कहीं पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, कहीं पे कुछ करना पड़ेगा ऐसे। तो देखो उसके लिए दिखाया नहीं है, लेकिन आप ऐसे मानो भी यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो डिफरेंट है, यहाँ ई की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ अलग आ रही है, यहाँ अलग आ रही है, यहाँ अलग आ रही है, हर जगह ई की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो अपने वही चीज़ लिखे, सो एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर इज डिफरेंट। ये चीज़ तो अपने एज्यूम की है, अभी शेप इरेगुलर है और ई वेक्टर की वैल्यू भी हर जगह डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले अपने करते थे वही चीज़ अपने यहाँ पे लगाएंगे, जैसे आप वर्क निकालने के लिए करते थे कि फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम ना लगे। तो क्या करते थे आप कि मान लो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो एस है, ठीक है, और फोर्स मान लो कि थोड़ी दूरी तक तो 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, फिर उससे आगे थोड़ी दूरी पर 20 का, फिर 15 का हो जाता है ये वाला, फिर इससे आगे थोड़ा सा फिर 10 का आ जाता है, फिर 8 न्यूटन आ जाता है। तो ऐसे फोर्स की वैल्यू हर जगह चेंज हो तो अपने क्या करते थे, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो एफ डॉट डी एस अपने कर देते थे, जो अपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करके अपने क्या करते थे, जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करते थे। तो बिल्कुल सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो अपने क्या करेंगे, जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस के छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे। ये मैंने डब्बे से बना रखे हैं ना, जो ये छोटे छोटे डब्बे से, तो ये क्या है, इसके छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं। अब देखो बांटना किसको है, एरिया को है। कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, एरिया करना है, और एरिया से फ्लक्स होगा। तो अपने क्या करते हैं कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी एज्यूम दैट होल, यहाँ डब्ल्यू एच आना था, होल सरफेस इज मेड अप फ्रॉम स्मॉल डी एस एलिमेंट्स। यानी कि सारे अपने सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक छोटे पार्ट का जो अपने एरिया कितना एज्यूम कर लिया, अपने कह रहे हैं भी डी एस एरिया है इसका, ठीक है। तो वी कंसीडर ए डी एस एलिमेंट एट पॉइंट ओ। अब इन डी एस एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट पर अपने डिस्कशन करते हैं। तो मान लिया कि ये एलिमेंट आपने यहाँ पे ले लिया, डी एस एलिमेंट है। अब इस पे क्या करेंगे, एक तो एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसका। अब देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया वेक्टर यहाँ दिखाने के लिए ऐसा है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी ना, अगर ये सरफेस मान रही हो तो आपकी आंखों की तरफ होगी डी एस वेक्टर, ठीक है ना।
तो ऐसे आएगा डी एस वैक्टर, और मान लिया कि ई वैक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ये अपनी तरफ से माना हुआ, और दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, थीटा है। अपने कॉमन केस लेके चलते हैं, आपको भी सर ई और डी एस के बीच 90 डिग्री ले लो, और ई और डी एस को एक ही डायरेक्शन में मान लो, तो वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आएगा ना ई और डी एस। अपने कॉमन कंडीशन लेते हैं थीटा, थीटा की जो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हिसाब से अपने क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे जो फ्लक्स आएगा। तो वही चीज़ है कि अपने ओ पॉइंट पे एक डी एस एलिमेंट लेते हैं और इस पे ई वेक्टर और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर देते हैं, ठीक है। अब फिर देखो क्या करेंगे कि फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट वी एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ ई इज कांस्टेंट। भाई इस छोटे से पार्ट के लिए ये एक छोटा पार्ट एक पॉइंट की तरह ही है, ठीक है ना, इतना छोटा है, तो इस छोटे पार्ट के लिए जो ई की वैल्यू है इस एक पॉइंट पे तो अपने फिक्स मान सकते हैं, पूरे एरिया पर फिक्स ना होके एक पॉइंट के लिए तो ई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ई की वैल्यू अपने क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई चार्ज मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप कहोगे भी सर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होगा, अगर दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, आर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर लिख दोगे। तो ये तो कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट पी के लिए। अब मान लो अगर दूसरा पॉइंट आपको क्यू कह दूं मैं भी, यहाँ से क्यू पॉइंट है जो वो ए डिस्टेंस पे है, तो उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर होगी। पॉइंट चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और की वैल्यू भी होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अपने मान लेते हैं कि ई वेक्टर की वैल्यू इस ओ पॉइंट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने क्या करेंगे, तो जो इस स्मॉल एलिमेंट डी एस लिया हुआ आपने, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू डी फाई अपने लिख देंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये कैसे लिखा, क्योंकि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ई डॉट डी एस वेक्टर लिख दिया। अब अपने नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज वी एज्यूम दैट ऑल सरफेस इज मेड अप विद डी एस एलिमेंट। ये यहाँ जगह ऐसे मत समझना भी जगह छोड़ी हुई है या और है, ये साथ में ही है, ठीक है ना, छूट गई जगह यहाँ पे, तो साथ में ये मेड अप और विद से स्टार्ट होता है, इसके बाद विद डी एस स्मॉल एलिमेंट्स। अब अपने सारा सरफेस माना हो, अभी सारा सरफेस किससे मिलकर बना हुआ है, डी एस एलिमेंट से। टू फाइंड द टोटल फ्लक्स वी विल इंटीग्रेट दिस स्मॉल फ्लक्स डी फाई। तो अपने टोटल जो सारे सरफेस के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू पुट कर दो ई डी एस, और ये आ जाएगा ई डी एस कोस थीटा। दोनों ही फॉर्मूले लगा सकते हो। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, आप सोच रहे होगे भी ये छोटा सा एस क्यों लगाया हुआ है इंटीग्रेशन के पैरों में, ठीक है। तो यहाँ जो छोटा एस है ये रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस इंटीग्रल है, मतलब जो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर रहे हो वो किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो। यानी डायरेक्ट आप पहले तो न्यूमेरिकल में जैसे इंटीग्रेशन करते थे वो करते थे, अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन एक सरफेस का हो रहा है। देखो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन वैसा ही रहेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। बस ऐसे एक सिंबल इस चीज़ को दिखा रहा है भी सरफेस का इंटीग्रेशन है, एस सिंबल यहाँ पे सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो यूनिट और डायमेंशन अपने फार्मूला से फाइंड करते हैं हमेशा। तो फ्लक्स का लिखो फार्मूला यहाँ पे बच्चों, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ई का अब यूनिट का पंगा पड़ गया, कई सोच रहे होंगे भी ई की यूनिट कैसे निकालें, ठीक है। तो ई की यूनिट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, ई का कोई भी फार्मूला ले लो उससे यूनिट आ जाएगी इसकी। तो सबसे सिंपल फार्मूला जो प्रीवियस चैप्टर में था, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई। तो ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आ जाएगी बच्चों, एफ अपॉन क्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू एफ अपॉन क्यू आ जाएगी आपके पास। तो एफ का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और क्यू की कूलम्ब होती है। तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट आ गई ई की। और साथ में एस यहाँ पे क्या है, एक एरिया है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो फाई की ये वाली आ गई, लेकिन ये यूनिट इतनी चलती नहीं है क्योंकि तीन तीन चीज़ें आ रही हैं। इन तीन चीज़ों को अपने दो चीज़ों में पहले चेंज करते हैं। जो यूनिट चलती है ना वो देखो कि इस मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख लो, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हो क्या,
भी मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख सकते हो, तो लिख लिया। तो 1 मीटर को इस न्यूटन के साथ ले और न्यूटन इंटू मीटर और पर गुलाम आ जाएगा, और इंटू में भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। 20 मीटर स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक ये रहा और एक ये रहा। अब न्यूटन इंटू मीटर क्या बन गया, सोचो, न्यूटन होता है फोर्स, ठीक है, और मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और नीचे सी का कूलम और इंटू में मीटर। अब ये यूनिट आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जूल पर कूलम होती है ना, वो उसको वोल्ट बोल देते हैं। ये पोटेंशियल की यूनिट होती है, या जिसको आप वोल्टेज बोल देते हो उसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, वोल्ट जो होती है। ये यूनिट नेक्स्ट 3rd चैप्टर में आएगी, वहाँ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए वही जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखवाया था उसकी हेल्प लो। तो डायमेंशन जब आपको निकालनी है तो न्यूटन का फार्मूला m1L1T-2 डायमेंशनल फार्मूला, c का क्या होता है A1T1, और m स्क्वेयर यानी मीटर स्क्वेयर का L2। तो जो इसकी डायमेंशन आ जाएगी वो इसको अरेंज करो। यहाँ कई स्टूडेंट इसको ऐसे याद करते होते हैं 1331, सर कहते 1331 आ रही है, लास्ट वाले 2 माइनस के, शुरू वाले 2 प्लस के। तो वो अलग अलग तरीका होता है हर एक स्टूडेंट को याद करने का। तो ये डायमेंशन आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आप महारत ही हो, पिछले साल से निकाल रहे हो यूनिट डायमेंशन तो हर एक चीज़ की। फिर जो सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ न्यूमेरिकल के लिए, वो ये वाली है जो नोट लगा रखे हैं मैंने आगे, इसको अच्छे तरीके से समझो। देखो क्या चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है कि when electric field lines coming out from any surface, then the angle between area vector S vector and electric field E vector lies between 0 to 90 degrees, so the value of output flux for any surface is taken positive। अब देखो कहानी क्या है, ये इसके कहने का मतलब है भी आपने कोई सरफेस ले रखा है, ऐसे मान लो ये सरफेस ले लिया आपने, रेक्टेंगल शेप का सरफेस है, और इसमें से क्या जा रही हैं, ये फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो अब देखो इसके 2 सरफेस हैं, आपको मैं डायग्राम 3D से समझा देता हूँ, 3D डायग्राम से, कि जो ये वाला सरफेस है, जो ये वाला मान लो पेज रखा हुआ है ये, या आपने कोई यहाँ पे सरफेस प्लेस कर दिया, तो इसकी 2 साइड होंगी, एक ये वाली और एक इसके पीछे साइड। तो इस साइड के लिए जो फ्रंट साइड आपको दिख रही है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे आ रही है, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, बाहर की ओर आ रही है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके लिए। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो सरफेस, जो मान लो कि जिस सरफेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, उस सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू हो वो 0 से लेके 90 डिग्री के बिटवीन आती है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इधर जैसे ये मान लो थीटा प्लेस किया हुआ है, तो अब यहाँ पे सरफेस वेक्टर क्या होगा, ये वाला हो गया, ये ए वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर आपको ज़्यादातर बुक में ए से दिखा मिलेगा, आपकी बुक में इसको एस वेक्टर से शो कर रखा है, बात एक ही है, ए वेक्टर या एस वेक्टर। तो इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर, अब मान लो ये टेढ़ा रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन आ गई, और ई वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। तो अब देखो आप ये वाला जो एंगल बनेगा हमेशा इसको और झुका दो तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जब तक ये वाला सरफेस क्या होगा, इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं हो जाएगा ऐसे, तब तक जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम कम रहेगी। जब ये पूरा प्लेन सरफेस फ्लैट हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, तब जो थीटा की वैल्यू 90 होगी, लेकिन उससे पहले पहले थीटा की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी, लेस देन 90 डिग्री रहेगी। अब बात करता हूँ इसके पीछे वाले सरफेस की। तो इसके पीछे वाले सरफेस की बात करूँ तो उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, जो इसके पीछे बैकवर्ड है, ठीक है ना। तो उसके लिए एरिया वेक्टर मैंने कहा था आउटवर्ड परपेंडिकुलर लेना है, तो उसके लिए एस वेक्टर ये वाला होगा। लेकिन ई वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पीछे वाले सरफेस के लिए भी ई वेक्टर की डायरेक्शन तो ये वाली है। अब आप सोच रहे होगे भी सर ई वेक्टर ये वाला हो गया तो थीटा एंगल ये वाला हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपको वेक्टर्स के बिटवीन एंगल लेना नहीं आता। तो देखो एंगल वेक्टर के बिटवीन कैसे लेते हैं, मान लो एक वेक्टर आपका ऐसे है और दूसरा जो आपका एस वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ऐसी कंडीशन आ रही है पीछे वाले सरफेस के लिए, क्योंकि पीछे वाले सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एंटर हो रही हैं और आगे वाले से क्या जा रही हैं, ये आउटवर्ड मतलब बाहर जा रही हैं। तो अब ई वेक्टर की डायरेक्शन पीछे वाले सरफेस के लिए ये वाली है और एस वेक्टर ये है। तो अब दो वेक्टर के बिटवीन जब भी आपको एंगल लेना होगा तो उसके क्या करो, जो वेक्टर की क्या होती है टेल होती है,
ये इसका हेड होता है जहाँ पे एरो लगा होता है और ये इसकी टेल होती है। तो टेल और टेल के बिटवीन आपको एंगल लेना, मतलब ये वाला एंगल लोगे इस वेक्टर का आप, ना कि ये वाला। ठीक है ना, हेड और टेल के बिटवीन नहीं, कि आपको दो वेक्टर के बिटवीन जब भी एंगल लेने को कह दिया तो आपको कौन सा लेना। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं दो वेक्टर। तो अब आपको एंगल लेने के लिए कह दिया भी इनके बिटवीन एंगल लो, तो कई स्टूडेंट तो कहेंगे भी ये वाला एंगल होगा, लेकिन ये वाला एंगल गलत है। आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है इसकी डायरेक्शन में सीधा बिल्कुल, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल हो जाएगा। अब ये टेल बन गई और इसकी भी टेल है, तो समझ आया। तो पीछे वाले के सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही हैं, तो उसके लिए जो सरफेस वेक्टर है वो तो ऐसे आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका या ई वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आप ग्रेटर देन 90 लेकिन लेस देन 180 होगा ये वाला, याद रखना आपको। ठीक है, तो अब आते हैं थ्योरी पर। डायग्राम तो आपने लिया समझ। तो थ्योरी में क्या चीज़ है कि जब भी आपको क्या लेना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से कमिंग आउट हो रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रही हैं, तो उस सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होगी। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, तो इसका मतलब क्या है, जो कोस थीटा है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 से 0 के बिटवीन रहेगी, या फिर आप कह सकते हो भी पॉजिटिव रहती है हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कोस थीटा होता है, तो अब कोस थीटा की वैल्यू प्लस है तो फ्लक्स भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमेशा जो किसी सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स होता है उस आउटवर्ड फ्लक्स को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। मतलब यहाँ फ्लक्स की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ कि जहाँ से फ्लक्स एंटर हो रहा है उसी सरफेस में, ठीक है, तो उस सरफेस के लिए आप क्या लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे फ्लक्स की। क्यों, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स इन एनी सरफेस देन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर लाइज बिटवीन 90 टू 180। और 90 टू 180 एंगल के लिए जो इसकी वैल्यू होती है कोस की, कोस 90 तो 0 होता है और इसकी वैल्यू -1, तो 0 से -1 यानी नेगेटिव वैल्यू रहती है इसकी कोस की हमेशा। सो फॉर दीज एंगल्स वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज नेगेटिव, सो इनपुट फ्लक्स फॉर एनी सरफेस इज टेकन नेगेटिव। तो समझ आ गया। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को इन दो पॉइंट में होती हैं भी सर इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव ले रहे हो, उसी फ्लक्स को और उसी फ्लक्स को पॉजिटिव ले रहे हो। तो देखो कोई भी अगर आप प्लेन लेते हो तो उस प्लेन की दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस से फ्लक्स एंटर हो रहा होता है और दूसरे से कमिंग आउट यानी बाहर की ओर आ रहा होता है। ठीक है, तो दो सरफेस है तो दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। फ्लक्स जहाँ से एंटर हो रहा है उसको नेगेटिव लेना है। नेगेटिव क्यों लेते हैं उसका कारण आपको बता दिया अभी, उस सरफेस के लिए 90 टू 180 के बिटवीन इसकी वैल्यू आती है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ओनली थीटा के कारण लेते हैं, सीधी सी कहानी है ये। अब स्पेशल केसेज आते हैं, तो स्पेशल केसेज में अपने क्या चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं कि वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं स्पेशल केसेज में जो यानी कि फिक्स से एंगल होते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो मान लो ये आपने कोई सर्कुलर सरफेस रख रखा है यहाँ पे, जैसे डिस्क रख रखी है मान लो कोई, ठीक है, सर्कुलर डिस्क जैसे आपने पढ़ा था, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अब ये आउटवर्ड प्लेन के आउटवर्ड है, ये परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इसका एस वेक्टर ये वाला और ई वेक्टर भी इधर ही, तो एस और ई ए सेम डायरेक्शन में है तो इनके बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और आती है जो चीज़ कन्फ्यूज करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जब आपका जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे सरफेस आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो इसका सरफेस वेक्टर है या फिर इसका एरिया वेक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो जब आपका सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल होगा। और आपके सामने है डायग्राम, इससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो कोस 0 यानी कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फ्लक्स की वो ई एस की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ सेकंड जो अपने केस लेते हैं वो लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
थीटा 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ई वेक्टर और एस वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, लेकिन अब एक चीज़ देखो कि जो आपका सरफेस है ना वो ऐसे लंबा पड़ गया, मतलब जो आपका सरफेस है और जो ई वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर है वो तो इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक इस ई वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ के इसके बीच। ठीक है, तो अब क्या चीज़ बन गई कि जब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आपको पता है ई एस कोस जीरो कोस 90 यानी ई एस इंटू जीरो, तो यहाँ भी फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू किसी सरफेस के लिए क्या आ जाएगी, जीरो। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस। ये मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की क्या हैं, कंडीशंस हैं आपके पास। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे, अगर मान लो कि इसी सरफेस को, जो ये वाला सरफेस पहले ऐसे पड़ा हुआ था, इसको घुमाते घुमाते आप क्या किया, इस कंडीशन में ले आए, अब इसको और घुमाओ थोड़ा सा, तो अब अगर इसको और घुमाओगे तो ये वाला सरफेस अब ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा सा हो जाएगा ना, और इसका एरिया वेक्टर आप ऐसे लोगे एस वेक्टर, अब ई वेक्टर आपका ऐसे है, तो अब देखो आप ऑटोमेटिक 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है ना भाई, एस वेक्टर तो आपका जा रहा है ऐसे और ई वेक्टर आपका आ रहा है ऐसे, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा ये ऑटोमेटिक 90 से बड़ा, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये वाला सरफेस जब तो इस सरफेस से आउटवर्ड आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तब तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन जब मान लो इसको घुमा के आप ऐसे कर दो भी, इसमें ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो रही हो, एंटर हो रही हो, तो तब इसके लिए फ्लक्स ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैंने बहुत ही अपनी तरफ से तो सबसे बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आपका फ़र्ज बनता है कि इसको अच्छे तरीके से देखो, एक बार नहीं देखने से समझ आता, दो बार देखो, समझ जरूर आएगा आपके, अगर ट्राई करोगे तो आएगा। इसके नोट्स आपको PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मैंने एक टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप में आप ऐड हो ना, वहाँ डिस्कस नाम के लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, तो उस डिस्कस पर जब आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिक से उस ग्रुप में पहुंच जाओगे। वहां आप क्या कर सकते हो कि अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं भी मैं आपको हाथों हाथ आंसर दे दूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ, एक स्पेशल वीडियो आपके डाउट की बना के उस सारों के आंसर आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको या तो कल या उससे नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, एक दिन का गैप मैक्सिमम हो सकता है, तो आप ज़्यादा उतावले मत हुआ करो भी स्पीड, क्योंकि मेरे पर भी बहुत वर्कलोड रहता है। अगर तो डेली मेरे से पॉसिबल हो तो डेली दे दिया करूँगा, नहीं तो एक दिन गैप छोड़ के वीडियो आपको पक्का मिला करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।